तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 स्टॉक्स के बारे में, जहाँ पर अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आ रही है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मुझे लगता है यहाँ पर काफ़ी अच्छा गेन हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश पोजीशन बनाई है, फ्रेश बाय किया है इन दोनों में। अब इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, वो आपके साथ यहाँ पर मैं साझा करने वाला हूँ। साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स हैं, वो भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। एंड अलॉन्ग विद दैट टाटा टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ को भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। काफ़ी चर्चाओं का विषय अभी ये बना हुआ है, तो इस वीडियो में ब्रीफ में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ अनछुए पहलुओं को इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, पीयर ग्रुप कंपैरिजन, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, कल मार्केट में ओपन हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं, तो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर पहली कंपनी जिसको मैंने बाय किया है, फ्रेश पोजीशन बाय की बनाई है इसमें, वैभव ग्लोबल में। हालांकि इसको मैंने पहले भी बाय किया था, दूसरे चैनल पे हमने एज ए ब्रेकआउट स्टॉक इसको कंसिडर किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन वापस से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वैभव ग्लोबल में। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, सबसे पहले बात करते हैं। तो वैभव ग्लोबल का जो बिज़नेस है वो काफ़ी डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है। कोविड में इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था, लेकिन जैसे ही कोविड की समाप्ति हुई तो फिर स्टॉक में हमने देखा कि काफ़ी ज़बरदस्त हमको एक करेक्शन देखने को मिला। अब यहाँ पर बात करते हैं क्यों कंपनी अच्छी नज़र आती है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कंपनी वापस से ट्रैक पे आती हुई नज़र आ रही है। तो आप देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर की बात करें या फिर इनफैक्ट 4 क्वार्टर की बात कर लें, तो आप देखेंगे तो दिसंबर 2022 में नेगेटिव सेल्स ग्रोथ थी, फिर यहाँ पर 1% की ग्रोथ, फिर 4% की ग्रोथ, अभी लेटेस्ट क्वार्टर में आप देखें 9% की ग्रोथ। तो लगातार यहाँ पर जो टॉप लाइन ग्रोथ है उसकी ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड्स देखने को मिलती है, और ये एक अब लो बेस बन चुका है। तो मुझे लग रहा है अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वार्टर्स होंगे वो यहाँ पर अच्छे ही होने वाले हैं। और मैनेजमेंट ने भी ये कहा है, अभी हम कॉन कॉल हाइलाइट्स भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करेंगे, तो आप देखेंगे तो उसमें मैनेजमेंट भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आता है। तो यहाँ से जो है आगे आने वाले क्वार्टर्स अच्छे नज़र आते हैं, और आप देखेंगे तो मार्जिन्स भी यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से अगेन ईपीएस ग्रोथ भी हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर कंपनी की बात की जाए तो डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है, और ये एक लौती कंपनी है ऐसी अपने पीयर ग्रुप में जिसका खुद की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन है, और इसी वजह से ये ग्रॉस मार्जिन्स को 60% के आसपास यहाँ पर रख पाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सबसे पहले तो आप देखेंगे एक अच्छी चीज़ यहाँ पर कि एफआईज अपने स्टेक को यहाँ पर लगातार बढ़ा रहे हैं। हालांकि डीआईएस ने अपने स्टेक को लगातार कम किया है, लेकिन एफआईज काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। और एक पब्लिक में दो नाम ऐसे देखेंगे हम, बड़े नाम, विजय केडिया और आशीष कचोलिया। विजय केडिया साहब ने तो देखेंगे अपने स्टेक को लगातार यहाँ पर बढ़ाया है, ठीक है। सितंबर में भी देखिए अपने स्टेक को बढ़ाया है, और आशीष कचोलिया ने अपने स्टेक को यहाँ पर कांस्टेंट रखा है। तो उनको भी यहाँ पर बिजनेस मॉडल पे भरोसा है, और वो अपने माल को नहीं बेच रहे हैं, और दे आर होल्डिंग इट फॉर लॉन्गर आई गेस। तो क्योंकि उनको लग रहा है कि यहाँ पर आने वाले समय में, आने वाले FY24 में, FY25 में काफ़ी एक ज़बरदस्त हमको रिकवरी ज़बरदस्त हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो देखिए जो सुनील अग्रवाल साहब है उनका कहना है कि Q3 और Q4 यहाँ पर बेटर होगा फॉर टेलीविजन एज वेल एज ई कॉमर्स, बोथ ऑफ देम, एंड नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली नोटिसेबली बेटर फॉर फ्यू रीजंस। वन इज दैट वी गॉट सम एक्स्ट्रा एयर टाइम दैट वी हैव टेकन इन द US, एंड सेकंड थिंग वी एक्सपेक्ट द इकोनॉमी टू स्टेबलाइज, एज आई मेंशन इन माय कमेंट्स दैट US इकोनॉमी सीम्स टू बी मूविंग अप एंड पीपल आर कमिंग बैक टू द नॉर्मल लाइफ, एंड पीपल वेंट अवे क्वाइट एग्रेसिवली फॉर एक्सपीरियंसेस लास्ट ईयर। तो कोविड में घर बैठे थे, जैसे ही कोविड खत्म हुआ बाहर चले गए लोग, तो टीवी का और डिजिटल माध्यम का इतना कंजम्पशन वहाँ पर नहीं हुआ। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमको रेवेन्यू लॉस देखने को मिला, और स्टॉक प्राइस में भी वो चीज़ देखने को मिली। लेकिन अब यहाँ पर उनका गाइडेंस भी उन्होंने बढ़ा दी है। जी हाँ, तो जो आगे के क्वार्टर जो जो FY24 की ग्रोथ रेट है उन्होंने 8 से 10% से बढ़ाकर यहाँ पर 15% के आसपास कर दी है। जी हाँ, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि उनका जो गाइडेंस है वो यहाँ पर बढ़ गया है, ठीक है। आप देखिएगा तो यहाँ पर 13 to 15% की ग्रोथ, वी एक्सपेक्ट आर रेवेन्यू टू ग्रो बिटवीन 13 to 15% एंड इन हाई टीन्स रेंज इन FY25। तो FY25 में हाई टीन्स यानी कि 18-19% की ग्रोथ आ सकती है, और करंट फाइनेंशियल ईयर में 13-15% की ग्रोथ है जो इन्होंने रिवाइज की है, और यहाँ पर रेवेन्यू को जो है रिवाइज किया है अपवर्ड साइड पर। तो एक ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है, गाइडेंस में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम एक चीज़ की और बात करें तो वो है दोस्तों एक्विशन। कंपनी ने रिसेंटली 2 मेजर एक्विशन किए हैं, जहाँ पर US और UK में
इतना अभी इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है, ये कंपनी एक्विजिशन कर रही है, मतलब खराब समय में ये कंपनी एक्विजिशन कर रही है। इनको भरोसा है कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। तो इन्होंने एक कंपनी है आइडियल वर्ल्ड, इसका एक्विजिशन किया है, जो करीब 21 साल से है यूके में। 21 साल से तो यहाँ पर वैभव ग्लोबल भी नहीं है, लेकिन इस कंपनी को एक्वायर करके इन्होंने डेफिनेटली एक अच्छा यहाँ पर डिसीजन हो सकता है लिया हो, यहाँ पर सिनर्जी काफ़ी डेवलप हो सकती है। और दूसरी कंपनी है माइंडफुल सोल्स, एक डच बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है। बेसिकली ये एक लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है यूएसए में, जो कि बेसिकली डील करता है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑनलाइन सेल्स होती है फैशन ज्वेलरी में, जेम स्टोन में, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में, उसमें डील करती है ये कंपनी। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में इन दोनों एक्विजिशन का लाभ इनको मिलता हुआ देखने को मिलेगा, और जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफ़ी ह्यूज नज़र आता है डिजिटल सेगमेंट में। तो ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर नज़र आ रही है। और जर्मनी वाला जो इनका जो इन्होंने यहाँ पर जर्मनी में कदम रखा है वो भी ब्रेक इवन हो जाएगा FY 25 तक। तो आगे आने वाले समय FY 24 FY 25 काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं वैभव ग्लोबल के लिए। और ये जो दोनों एक्विजिशन किए हैं, सबसे अच्छी बात क्या है कि इंटरनल अक्रूवल से किए हैं। तो ये कंपनी ने कोई भी यहाँ पर डेट नहीं लिया और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इंटरनल अक्रूवल से एक्विजिशन किया तो पता चलता है कि बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है इस कंपनी की। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से डेफिनेटली रेवेन्यू गाइडेंस पॉजिटिव दी है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, एक्विजिशन कर रही है, डाउन साइकिल में कंपनी एक्विजिशन कर रही है ताकि इनका फ़ायदा इनको अप साइकिल में मिले। तो ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दर्शाता है कि यहाँ पर एक यूनिक बिजनेस मॉडल, एक यूनिक यहाँ पर कंपनी आगे ग्रो कर सकती है, जैसा कि इसने पहले भी किया है। बाकी टेक्निकली भी बात करें तो आप देखेंगे टेक्निकली भी एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक ने एक ज़बरदस्त बेस बनाया और ये कंसोलिडेशन रहा करीब करीब। आप देखिए ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 1.5 साल का कंसोलिडेशन है, और एक ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कंसोलिडेशन में देखिए वॉल्यूम नहीं था, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ, फिर कंसोलिडेशन हो रहा है और यहाँ पर बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस पे वैभव ग्लोबल को बाय किया जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। अगर आप थोड़े रिस्क ले सकते हैं तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस नीचे रखिएगा करीब करीब 370 के आसपास, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना स्टॉप लॉस होगा, करीब करीब यहाँ पर 10% के आसपास, 11% के आसपास स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट पे भी एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बनने की पूरी पूरी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिए यहाँ पर गोल्डन क्रॉसओवर बनने की संभावनाएं पूरी पूरी बनती हुई नजर आ रही है। तो करंट मार्केट प्राइस पे वैभव ग्लोबल अच्छा नजर आ रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। और यहाँ पर दूसरा जो स्टॉक है, इनफैक्ट मैं कहूँगा एक ETF है, वो है फार्मा 20, जो मैंने यहाँ पर बाय किया है। अब फार्मा 20 क्यों बाय किया है, क्योंकि हमने सभी ने देखा कि फार्मा सेक्टर में थोड़ी सी अभी काफ़ी टाइम से हमको एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन टेक्निकली आप देखेंगे फार्मा सेक्टर में कंसोलिडेशन के बाद एक यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और फार्मा कंपनी आप बाय नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस, रेगुलेशंस, यूएस एफडीए जो है, इंस्पेक्शन वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें होती है फार्मा सेक्टर में। तो मेरे ख्याल से फार्मा बीज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर क्यों फार्मा सेक्टर में वापस एक हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है, उसके पीछे कुछ रीज़न है जो एक्सिस सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए फार्मा बैक ऑन ग्रोथ ट्रैक, जो एक प्राइसिंग प्रेशर था वो अभी नॉर्मलाइज हो रहा है यूएस मार्केट में, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। जो प्राइस इरोजन हुआ था वो वापस से यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि वापस से इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आरएम कॉस्ट थी, जो फ्रेट कॉस्ट थी, वो नॉर्मलाइज होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर प्राइस इरोजन ईज होते हुए नज़र आएंगे, एंड एट अ बेटर मिक्स इज अचीव्ड। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज़ और है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट जो थे हैव लेड मोस्ट बिजनेस लीडर्स टू पॉइंट टू अ शार्प डिक्लाइनिंग प्राइस इरोशन। तो बेसिकली यहाँ पर कहना है कि यूएस मार्केट की जो यहाँ पर जो जो प्राइस इरोजन हुआ था, जिसकी वजह से सारी कंपनीज में हमको एक ज़बरदस्त प्राइस करेक्शन देखने को मिली, वो अभी नॉर्मलाइज होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर सेकेंड हाफ और FY 25 यहाँ पर एक अच्छा जा सकता है फार्मा सेक्टर के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ग्रोथ ट्रैक पे लौट सकता है फार्मा टेक सेक्टर। डोमेस्टिक कंपनीज अच्छा करेंगी, साथ ही साथ यूएस बेस्ड जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर अच्छा करेंगे। अब फार्मा सेक्टर की बात की जाए
तो इस मतलब इस ईटीएफ की बात की जाए तो देखिए कौन-कौन सी कंपनीज़ इस ईटीएफ में आपको होल्डिंग में देखने को मिलती है। तो सन फार्मा, एक चीज़ और अगर आप देखें तो जैसे सन फार्मा है, सिप्ला है, लुपिन है, इनके आप नंबर्स देखेंगे तो इम्प्रूव हो रहे हैं और मतलब डबल हाई टीन्स डबल डिजिट में टॉप लाइन ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिल रही है। तो यानी कि फंडामेंटली भी इम्प्रूवमेंट है, बिज़नेस वाइज़ भी इम्प्रूवमेंट है और नंबर्स में भी हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो देखिए सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डिवीज़ लैबोरेटरीज़, लुपिन, ठीक है, एल्केम, टोरेंट फार्मा जैसी कंपनीज, ग्लैंड फार्मा, एबट, लॉरस लैब, जाइडस, बायोकॉन, नेटको, ठीक है, ये सारी कंपनीज, ग्लैक्सो, फाइजर, सैनोफी, ये आपको इस ईटीएफ में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप डायरेक्ट इक्विटी, डायरेक्ट स्टॉक नहीं लेना चाहते तो मेरे ख्याल से फार्मा बीज यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है टेक्निकली भी, और यहाँ पर आगे के जो बिजनेस डायनेमिक्स है वो भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो ये दो मैंने अभी बाय किए हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के बारे में। तो देखिए बाकी सब आपको पता ही है, आईपीओ की डिटेल्स कब आ रहा है मार्केट में, क्या डेट है, लिस्टिंग वगैरह, ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा। मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले कंपनी की बात करें तो एक ईआर&डी कंपनी है और इसका जो प्राइमरीली जो कंपनी ऑपरेट कर रही है वो ऑटोमोटिव सेक्टर में कर रही है, जहाँ पर 80% रेवेन्यू इसका ऑटोमोटिव सेक्टर से आ रहा है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी सेगमेंट में ये कुछ सेगमेंट्स में टेक्नोलॉजी सेगमेंट्स में भी यहाँ पर ये कुछ एसोसिएटेड सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है, लेकिन मेजोरिटी ऑटोमोटिव सेगमेंट से ही इसका रेवेन्यू आ रहा है। तो आप इसको टाटा एलेक्सी और केपीआई ऑटो जो है केपीआईटी से इसको यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसको आप एलटीटीएस से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन इन दोनों से करना यहाँ पर बेहतर रहेगा, क्योंकि प्राइमरीली मेजरली जो इसका रेवेन्यू है ऑटोमोटिव सेक्टर से ही आ रहा है। और केपीआईटी और टाटा टेक से ये थोड़े से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट फॉर ऑटो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स यहाँ पर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रही है। तो एंड टू एंड ऑटोमोटिव वैल्यू चेन में ये प्रेजेंट है, जहाँ पर टाटा एलेक्सी नहीं है, केपीआईटी नहीं है, लेकिन ये टाटा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि एंड टू एंड यहाँ पर सोल्यूशंस ऑटोमोटिव और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए आप कह सकते हैं कि जो ईवी एंड टू एंड व्हीकल डेवलपमेंट है उसके लिए भी यहाँ पर ये भविष्य में सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती हुई नज़र आ सकती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या है डिटेल्स। तो आप देख रहे हैं कि कंप्लीट ओएफएस है ये, तो जो है ऑफर फॉर सेल है पूरा। साथ ही साथ ये प्राइस बैंड यहाँ पर 475 से 500 रखा गया है। और एक चीज़ यहाँ पर और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट कैप अभी इसका 20,000 करोड़ का है, लेकिन ये लिस्ट होगा तो मेरे ख्याल से करीब 35,000 से 40,000 करोड़ के आसपास लिस्ट हो सकता है, क्योंकि अभी ग्रे मार्केट में इसका 70 to 80% का प्रीमियम पे ये ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है। तो अच्छी खासी लिस्टिंग यहाँ पर हो सकती है। तो अप्लाई करना है तो जी हाँ, तो अप्लाई तो करना है। आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन अप्लाई यहाँ पर ज़रूर करना है। अब पीयर कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने बात करी थी कि वैल्यूएशन वाइज भी ये इंडस्ट्री पीयर से काफ़ी अट्रैक्टिव अभी नज़र आ रही है। तो आप देखेंगे रिटर्न रेशो, आरओसी इसका अच्छा है, ठीक है। हालांकि मार्जिन फ्रंट पे थोड़ा सा ये पीछे नज़र आता है अपने कंपेटिटर्स से, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है इसका। और आप देखिए प्राइस टू अर्निंग अभी इसका 28 का है, टाटा एलेक्सी 65 है, केपीआईटी 86 है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आता है टाटा एलेक्सी और केपीआईटी से। एलटीटीएस के ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन एलटीटीएस से इसका कंपैरिजन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से टाटा एलेक्सी और केपीआईटी से होना चाहिए। आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू टाटा एलेक्सी एंड केपीआईटी। और मार्केट कैप टू सेल्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। मार्केट कैप भी आप देखेंगे तो 20,000 करोड़ के आसपास है। लिस्ट होगा तो करीब करीब एक केपीआईटी के आसपास लिस्ट हो सकता है। तो आफ्टर लिस्टिंग भी मुझे लग रहा है इसका जो पी होगा करीब करीब यहाँ पर 40 या 35 या 40 के आसपास आ सकता है। तो फिर भी अट्रैक्टिव है। तो मेरे ख्याल से अगर लिस्टिंग पे आता है तो मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जैसे हमने कहा कि टाटा एलेक्सी अच्छी कंपनी, केपीआईटी अच्छी है, और ये जो एक सेगमेंट है, ये जो सेक्टर है, एक लॉन्ग टर्म यहाँ पर टेलविंड्स नजर आएगी। तो यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज अगर आपके पास आता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए। और हो सकता है भविष्य में ये दोनों कंपनीज मर्ज हो जाए। टाटा, क्योंकि टाटा मोटर्स की बात करें तो यही इसका मेन प्रमोटर है। तो बाकी लेट्स ही देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज फंडामेंटली बात करें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती है। अब यहाँ पर रिस्क के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए रिस्क क्या है। रिस्क डेफिनेटली यहाँ पर रिस्क जो है वो एक तो कॉन्सेंट इसका थोड़ा सा रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन की बात मैं करूँगा तो वो रिस्क है, क्योंकि 75% रेवेन्यू इसका 3 या
या फिर 4 या 5 कंपनीज से ही आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि 75 जो है परसेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, तो एक क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क है। और इसका जो मेजर क्लाइंट्स है वो टाटा मोटर्स है, और इसकी जो सब्सिडरी है JLR यानी जगुआर लैंड रोवर ही है, तो जहाँ से मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है। और एक दो तीन कंपनी और है जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। तो इन्हीं दो कंपनीज से मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है, और दो और तीन कंपनी है जिससे कंसोलिडेटेड बेसिस पर 75% ऑलमोस्ट रेवेन्यू ये जनरेट कर रहे हैं। तो एक क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क डेफिनेटली है। और ऑटोमोटिव सेक्टर से ही प्राइमरीली इसका रेवेन्यू आ रहा है, तो ऑटो सेक्टर का स्लो डाउन में लीड टू implications इन दी फाइनेंशियल एज वेल। तो ये है दोस्तों यहाँ पर अपडेट टाटा टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो डेफिनेटली अगर आता है अलॉटमेंट तो होल्ड करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में वो भी शेयर कीजिएगा। और जो दो स्टॉक मैंने यहाँ पर शेयर किए उनके बारे में भी ज़रूर लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।